सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसकी वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं मैं। सिर्फ 30 मिनट्स में हम करने वाले हैं ये चैप्टर को रिवाइज। और ये जब पेपर आने वाले होंगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इससे भी स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स से। तो चलो अब हम बिना बात के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, क्योंकि हमें सिर्फ 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है। तो पहली चीज है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। तो हमें हमें पहले ही पता है कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद नई प्रॉपर्टीज के साथ। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इधर इक्वेशन नहीं, इधर रिएक्शन आएगा। जब हम केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें नई सब्सटेंस बनता है विद नई प्रॉपर्टीज के साथ। और केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूले लगा देते हैं या तो सिंबल लगा देते हैं, ऐसे करके कुछ अच्छे से उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब वो केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बहुत लंबा करके थोड़ा अपने वीडियो में बताया था। तो देखो, 5 तरह की करेक्टरिस्टिक होती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे कि केमिकल इक्वेशन उधर केमिकल रिएक्शन हुआ भी है, तो उसमें ये 5 चेंज आ सकते हैं। या तो उसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ है, या तो उसमें कलर का चेंज हुआ है, या तो उसमें स्टेट का चेंज हुआ है, या तो उसमें प्रेसिपिटेट बना है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट को मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या तो उसमें गैस का एवोल्यूशन हुआ है। ये 5 चीजें हो सकती है जब हमें पता लगाना है कि केमिकल इक्वेशन हुआ है या नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर पे आए तो उसमें क्या मैंने एग्जांपल दे रखा है, CaO प्लस H2O। मैं हमेशा से बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। CaO प्लस H2O गोज टू CaOH2, इसके साथ निकलती है हाई अमाउंट ऑफ हीट। CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं, जो कि सीमेंट को बनाने के काम आता है। जब सीमेंट को बनाते वक्त हम उसमें पानी डालते हैं, तो अगर आप उस जिस कंटेनर में वो बन रहा होगा ना, अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो उसमें से वो बहुत गर्म होगा और साथ ही साथ उसमें से वेपर्स भी निकल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, टेम्परेचर तो रिलीज हो रहा होता है। तो इस रिएक्शन में प्लस हीट आ गया तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर का वो एक करेक्टरिस्टिक हमें पता लग गया। ठीक है, अब चेंज इन कलर देखो, जब हम Fe को CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तब Cu निकलता है और FeSO4 साथ में आ जाते हैं। पर जो CaSO4 होता है ना, वो हमेशा से ब्लू कलर का होता है। पर जो अब FeSO4 बना वो अब था ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इसमें ये जो कलर का चेंज आया, कहाँ से कैसे कैसे ब्लू से जो ग्रीन हो गया, वो चेंज इन कलर हो गया ना, उसका चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। तो ये एक हमें पता चल गया चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो गया या एब्जॉर्ब हो गया, उसमें टेम्परेचर का कोई सा भी चेंज आया तो उसमें वो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। चेंज इन कलर, ब्लू से ये लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। चेंज इन स्टेट, NH3 गैस की फॉर्म में है, HCl भी गैस की फॉर्म में है, बट जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड है। स्टेट मतलब क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड पता है अपने को क्या होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड को, L से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड को, G से रिप्रेजेंट करते हैं गैस को। और इतना तो पता है अपने को, पहले से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। अब आ गया है एक नया, उसका नाम है एक्वस। एक्वस होता है जैसे हम NaCl को वाटर में डालते हैं ना, तो जब वाटर में उसको डिजोल्व हो रखा है तो वो NaCl ही, पर वो वाटर में डिजोल्व हो रखा होता है। जब कोई सी भी चीज वाटर में डिजोल्व हो रखी होती है तो उसको एक्वस फॉर्म में कहते हैं।
तो जब हम अगर NaCl का किसी से भी रिएक्शन कराएंगे और वो वाटर में डिसॉल्व होगा, तब हम उसके आगे ना ब्रैकेट में लिख देंगे AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस, जिसका मतलब होता है कि वो पानी में डिसॉल्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कि इधर लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो जो ये पोटेशियम सॉरी लेड आयोडाइड था, तो ये ना बीकर के नीचे में जाके सेटल हो गया और ये येलो कलर का था। तो जो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, जो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी तो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ है। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हम जिंक लेंगे ना, जिंक को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तब जिंक तो SO4 के साथ चला जाएगा, बचेगा क्या? H2 बचेगा, और H2 गैस होती है, वो रिलीज हो जाएगी। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो H2 गैस निकल भी रही है, सच्ची में निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, चलो फिर उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर बिना बात के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कुछ पहले चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं कि आखिर रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये बहुत ही आसान सी चीज है जो अपने को पता ही होगी पहले से। जैसे हम कोई सा रिएक्शन लिखते हैं, Mg प्लस O2 गोज टू MgO, ये हमने लिख दिया इधर रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें रिएक्टेंट कौन से होंगे और प्रोडक्ट कौन से होंगे? जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, इन दोनों ने पार्ट लिया, तो ये दोनों होंगे रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस बन जाता है, इसके मिलने से ये सब्सटेंस बना ना, तो इस सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहेंगे। हाँ, ये है प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस बन जाता है लास्ट में प्रोडक्ट के तौर पर, उसको प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस रिजल्ट में जो आंसर देते हैं ना, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप कहीं कहीं पे देखोगे ना, हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ना ऐसा सा होगा कि इस साइड पर सिर्फ एक होगा, रिएक्टेंट के साइड पर सिर्फ एक ही होगा, इस साइड पे सिर्फ एक होगा, और इस साइड पे प्लस में 3-4 हो जाएंगे। तो क्या वो वाले इस एरो की इस साइड वाले हो जाएंगे क्या रिएक्टेंट? नहीं, तब भी एरो के पार्ट जो ले रहा होता है, जैसे ले लिया FeSO4, FeSO4 वो रिएक्टेंट ही होगा, वो अपने आप को तोड़कर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, पर रिएक्टेंट वो होते हैं जो पार्ट लेते हैं, वो एक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर अब हमें ना उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सब्सटेंस के वो इक्वल होते हैं, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और अनबैलेंस्ड, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट पे सेम नहीं होते हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इधर ना अपने को एक इक्वेशन हम लिख देते हैं। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं कि ये हमसे बैलेंस होगी भी या फिर नहीं होगी। अच्छा, अब देखो मैंने इक्वेशन लिख दी, यही वाली लिखी है जो इधर लिखी थी। ठीक है, अब देखो इसमें अब पहले देखते हैं क्या क्या अंतर है। इधर C इधर एक है, इधर भी एक है, O इधर एक है, इधर भी एक है, H इधर 2 है, इधर 3 है। इस वाले H को भी तो काउंट करो, 3 + 1 4 इधर H है, और इधर 2 ही है। तो हमें इसको 4 बनाना है, क्या करें? पीछे में इंटू में 2 कर दें? नहीं, हमें पीछे नहीं करते, हम आगे लगाते हैं। तो इधर आगे में हम 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से अब ये बैलेंस हो जाएगा। इधर भी H 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 हो जाएंगे। O एक था, O एक है, C एक है, इधर भी C एक ही है। ठीक है,
हाँ, तो अब आ गई वो मैं जो बोल रही थी ना, H2 गैस को हम कुछ करने वाले थे, कैसे पता लगाएं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो हमने देखो क्या लिया है, हमने लिया है जिंक प्लस H2SO4 को हमने लिया है साथ में। अब इसके साथ हमने जब रिएक्ट कराया ना, तो Zn और SO4 साथ में चला गया और जिंक सल्फेट बना दिया। ठीक है, अब उसके साथ निकली H2 गैस। अब H2 गैस इसमें से समझो निकल रही है, इसी पाइप से जा रही है, पाइप से जा रही है, पाइप से जा रही है, यहाँ तक आ गई। और इसमें और भी बहुत सारी गैसेस निकल रही है, H2 ही है, वो भी निकल रही है, निकल रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि अब हमें करना होगा कि हम इसके साइड में ले आएंगे एक मैच स्टिक। अब इधर हम ले आए मैच स्टिक, इधर आग बना देते हैं हम। ये आग हो गई। ठीक है, अब जब ये H2 गैस इसके कांटेक्ट में आएगी, तब वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगी, जिसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर एक गैस रिलीज हो रही है, जो है H2 गैस। ठीक है, तो एक कैसी सी आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगा। ठीक है, पॉप साउंड आएगा, तो उससे हमें समझ जाना है कि उसके अंदर जो है वो H2 गैस है और वो रिलीज हो रही है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ है बेटे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 5 टाइप के। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। रिडॉक्स के लिए, रिडॉक्स पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक तो ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। ये दो चीजें पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि रिडॉक्स होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन से शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट एक ही बनाएंगे। कोई सी दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल लिखा है CaO प्लस H2O गोज टू CaOH2, ये जो बना। ठीक है, उसके बाद NH3 प्लस HCl गोज टू NH4Cl, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। ऐसा ये कॉम्बिनेशन के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक और रिएक्शन बुक में दे रखी है, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन के ड्यूरिंग में हीट रिलीज होती है। जैसे जो अभी मैं इतनी देर से बता रही हूँ आपको, CaO जो क्विक लाइम है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब वो ये जो बनाता है ना CaOH2 प्लस, इसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होती है। जो ये हीट होती है रिलीज हो रही है ना इसमें, तो जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये बुक में ना 3 तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और रेस्पिरेशन। ये तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल ये है। बर्निंग ऑफ, ये क्या है, CH4, CH4 क्या होता है, मीथेन, ये है नेचुरल गैस। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब CO2 प्लस H2O निकलता है, ये हीट भी रिलीज करता है, तभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, प्लस में हीट लिख देना ताकि पता चले कि उसमें हीट रिलीज हो रही है। और रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों क्यों है भाई, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते हैं क्या बोलते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हम जब ग्लूकोज लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, तब उसमें CO2 प्लस H2O निकलता है, बनता है, प्लस ATP बनता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में बनता है ATP, और ATP ही रिस्पॉन्सिबल है हम जिसके लिए इतना एक्टिव एक्टिव होके मैं आपको अभी पढ़ा भी रही हूँ, और आप पढ़ भी रहे हो, तो वो भी, हाँ अब मैं क्या बोलूँ, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप एक्टिव हो गए तो वो आपकी गलती। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ ना, अच्छे से पढ़ो फिर। तो देखो, रेस्पिरेशन भी क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। और इसके साथ साथ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है।
अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक रिएक्टेंट स्प्लिट होके बनता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। हमने कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी मिलकर ए बी बनाता है, ठीक है। और हम डीकम्पोजिशन को क्या लिख सकते हैं कि एक ए बी सब्सटेंस है, वो टूट कर ए और बी बनाता है, तो हम उसको रिवर्स भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन का रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। अब देखो, ए बी टूट कर ए प्लस बी बनाएगा, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, क्या अब ए बी क्या रिएक्टेंट नहीं है? अब क्या वो प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, जो एरो की इस साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पर होंगे, वो रिएक्टेंट ही रहते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो ये रिएक्टेंट अपने आप को टूट कर, तोड़ कर ए बना रहा है और बी बना रहा है, ये अपने आप को तोड़कर, और दो लोग मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स भी हो सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने ले लिया है फेरस सल्फेट, ये होता है ब्लू ग्रीन कलर का। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट का साइन होता है कुछ ऐसा सा, जब हम इसको हीट करते हैं तो FeSO4 बनता है और 7H2O होता है। अब ये पूछो, ये 7H2O क्या है भाई? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होते ही है, प्रेजेंट होते हैं। एक फिक्स नंबर, इसमें कितना है? 7H2O, वो इसके अंदर फिक्स होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा FeSO4 निकला, एनहाइड्रस, अब हम इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने पे क्या मिलेगा? Fe2O3, SO2 और SO3। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे केस बी में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पर, जिसको डिकम्पोज करने पर कोई सी गैसेस बनती है जो अनप्लीजेंट स्मेल देती है, और उसके साथ ही एक सॉलिड भी बनता है। तो जो अनप्लीजेंट स्मेल देती है वो तो हो गई SO2 और SO3, और जो एक सॉलिड बना वो है Fe2O3, ठीक। अब डिकम्पोजिशन के भी तीन टाइप होते हैं भाई। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल होता है हीट। जब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कैरिड आउट होता है, तब वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। हीट को हम ऐसे ट्राइंगल से शो करते हैं और एरो के ऊपर लिख देते हैं, या तो हीट लिख देते हैं या तो हम ये ट्राइंगल बना देते हैं। तो जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो CaO क्विकलाइम बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके साथ साथ अब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे इजी एग्जांपल, हमेशा याद रहने वाला एग्जांपल क्या होता है? H2O, जिसको इलेक्ट्रिस डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ये। अब आ जाते हैं फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन पर। तो ये क्या है? इसका मतलब होता है कि जब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तब वो फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन होता है। और ये जो मैंने दिखा रखा है ना, AgCl गोस टू, ऊपर में सनलाइट भी लिख दिया, और Ag प्लस Cl2, ये तो गैस है, और ये जो Ag है वो पहले पहले जो सब्सटेंस था वो व्हाइट था, AgCl, और जो बाद में बना है ये ग्रे बना है। तो इसको भी हम उसमें किस में ले सकते हैं? चेंज इन कलर वाले एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ है, तो ये फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन तो हो गया। अब ये काम कहाँ कहाँ कवर करता है? और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। या तो AgCl ले लो, या तो AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों टूटकर, ये दोनों हेल्प करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक। अब ना ये बुक में ना एक लिखा था, इतनी सी एक पैराग्राफ में लिखा था, तो मैंने सोचा अब मैं बुक का इतना सारा पढ़ा ही रही तो एक एक लाइन क्यों ना बता दूं। देखो, जो मैंने अभी बताया ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है, वो टूटकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑन हीटिंग। तो हीटिंग पर ये तो एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब जैसे एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, और जैसे अभी हमने पढ़ा है ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब उसमें वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर ये डिकम्पोजिशन के साथ साथ एंडोथर्मिक भी है।
ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है। और ये जो डिकम्पोजिशन है इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीटिंग पर किया गया था, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग किया गया था, तो ये रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। तो एंडोथर्मिक की स्लाइड लगाना शायद मैं भूल गई हूँ इस बार में। तो एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि इधर हो सकता है ये एग्जांपल FeSO4, तो ये एग्जांपल हो सकता है हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एब्जॉर्ब होती है हीट, और एक्सोथर्मिक में हम लास्ट में लगाते हैं प्लस हीट, तो उसका मतलब वो रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक में यूज होकर उसको तोड़ने में काम आ रही है, तो फिर वो एब्जॉर्ब ही हो रही है, ठीक है। अब हम आ गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जब एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब उसको हटाने के लिए उसे ताकतवर होना चाहिए, और वो ताकतवर कैसे होगा? वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि कैल्शियम है। अब ये तीनों ना नीचे, इन तीनों के नीचे जितने भी हैं ये तीनों, इन इन सभी को डिस्प्लेस कर सकते हैं इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। और मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हिम, कॉलिंग मी स्मॉल गोलू चंद। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद मैंने तो ऐसे ही किया है, तो आपको भी हो ही जाएगा ऐसा करके। तो अब हम देखो डिस्प्लेसमेंट की, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको। तो ये हो सकता है CuSO4 प्लस Fe गोज टू FeSO4 प्लस Cu। एक ये एग्जांपल हो सकता है क्योंकि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe ने Cu की जगह ले ली। Cu Ag से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने Ag की जगह ले ली। Zn ने Fe की ले ली जगह। ऐसे ही करके जब जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव के दबदबे से रहता है, दबदबे में रहता है, उससे डर कर रहता है, और जब वो उसके करीब आ गया जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको अपने उसके साथ जो है ना उसको छीन लेता है और उसको अलग कर देता है, उसको अकेला कर देता है। देखो ये सबको अकेला कर दिया इसने, ये सब अकेले हो गए। और इसके जो CuSO4 थे ना, Cu और SO4 साथ में थे, Pb आया और उसने Cu को धक्के मार के अलग कर दिया और PbSO4 बन गए, और Cu अकेला बेचारा रोता रहा अकेले में। ऐसे करके ये मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो तब तक हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होता है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे समझो इधर कोई सा भी एलिमेंट है तो पहले जो भी होता है वो प्लस होता है, उसके बाद वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे NaCl हो गया तो Na पॉजिटिव होगा, Cl माइनस होगा। तो जब भी ये किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे करके देखो इधर हम बीच में प्लस साइन लगा देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं, A है ये और ये B है, ये भी A है और ये भी B है, ठीक है। तो अब इसके पास भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जो ये वाला पॉजिटिव होगा ना, ये वाला पॉजिटिव दूसरे वाले नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और जब ऐसा होता है ऐसा कुछ, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ चला गया और ये वाला पॉजिटिव इसके साथ चला गया, तो ये आयंस का एक्सचेंज होता है। और जब ऐसा ही एक्सचेंज होता है आयंस का फ्रॉम बिटवीन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे KBr है और AgNO3 है। तो K किसके साथ था? Br के साथ था। अब वो किसके साथ चला जाएगा? K चला जाएगा लास्ट वाले के साथ, NO3 के साथ, और Br चला जाएगा Ag के साथ, AgBr बन जाएगा। Na चला जाएगा Cl के साथ और Sr चला जाएगा SO4 के साथ। ऐसा होता है कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये वाले एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं और ये वाले भी देख सकते हैं। HCl को जब NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब NaCl बनता है। कैसे बनता है? Na और Cl ऐसे बन जाता है और OH और H मिलाकर H2O बन जाता है। ठीक है, तो अब रिडॉक्स रिएक्शन पे आ गए। रिडॉक्स रिएक्शन को कराने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में टेक प्लेस करते हैं, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आखिर? ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओ जहाँ पे स्टार्टिंग में ही ओ आ गया तो उसमें एडिशन तो होना बनता है। इसको मैं कलर करने का मन कर रहा है, रुको कर देती हूँ पहले। हाँ, तो ओ जिसमें स्टार्टिंग में ओ है तो उसमें एडिशन होगा ऑक्सीजन का। अबे यार बाहर निकल गया कलर, अब नहीं कर रही मैं, जाओ कट्टी। हाँ, तो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जिसमें हट जाता है, हटाया जाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है वो भी ऑक्सीजन होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया तो CO2 बन गया। तो सी के साथ पहले नहीं था ओ, पर बाद में बन गया ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। रिडक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ZnO प्लस सी गोज टू Zn प्लस यू। अब देखो पहले इधर था ZnO, इसके साथ O था, पर बाद में जाकर इसके साथ O नहीं है, तो ये रिडक्शन हुआ। पर आप इधर अब एक और चीज देखो कि इधर पहले O नहीं था C के साथ, पर बाद में जाकर हो गया, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना। और जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ZnO Zn में कन्वर्ट हो गया और C CO में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर मतलब एक जगह पे रिडक्शन हो गया और एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो गया। जहां पर ये दोनों साथ में होते हैं तो उसको ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस वो होते हैं, सबसे पहले ये चारों चीजें हमें रिएक्टेंट की साइड पर ही मिलेगी। अब रिएक्टेंट की साइड पर ही मिलेगी, एक तो ये चीज हो गई। उसके साथ अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जो बाद में जाकर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है, जो बाद में जाकर O के कांटेक्ट में आ रहा होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। जैसे C इधर जो था वो दूसरे साइड पे प्रोडक्ट पे जाकर O के साथ मिल गया ना, तो C जाकर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड की सब्सटेंस की जगह पे मैं लिख दूंगी C। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो रहा है, ZnO, बाद में जाकर ये सिर्फ Zn में कन्वर्ट हो रहा है। इतना तो आ गया होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ZnO की वजह से, ZnO ने अपना O दे दिया C को, किसकी वजह से C में O लग गया? ZnO रिस्पॉन्सिबल था, उसी की वजह से उसने अपना O दिया, C को दिया। ठीक है, एक तो ZnO रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस तो है ही, पर ये दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग होने का कारण है, और जो कारण होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और देखो जैसे Zn के पास पहले से O था, पर इसको O को हटाने का काम किसने किया? C ने किया। C कारण बना उसका, कि उसकी C कारण बना ना, तभी ZnO का O हट गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हो गया वो सी हो गया। दोबारा से बताती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके कारण वो दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपना ओ दे देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का होता है कि जिसकी वजह से, जिसके पास ओ होता है ना, वो अपना ओ रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, अब लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और रेसिडिटी। क्या होता है? कोरोजन होता है जब एक मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, एसिड, इन सब के कांटेक्ट में आता है, तो जो प्रोसेस है उसको कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है तो वो भी कोरोजन है, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है वो भी कोरोजन है, डैमेज टू कार बॉडीज डैमेज हो जाती है वो भी कोरोजन है। आयरन पर आपने देखा होगा कितनी बार की हमने बहुत पुराना आयरन है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, वो भी एक कोरोजन ही
नहीं है, जिसे हम चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे, उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो तब तक अभी हम थर्ड चैप्टर पे तो नहीं आए, पहले फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने के लिए एक टॉपिक बचा है, तो पहले वो कर लेते हैं। रेंसिडिटी होता है जब फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। जब हम खाने को बहुत देर तक बाहर रखते हैं, मतलब हमने फ्रिज में भी नहीं रखा, हम कितने सालों तक चला सकते हैं उसको बताना, कितने महीनों तक चला सकते हैं, कितने दिनों तक चला सकते हैं, उसी एक खाने को जो कि बाहर ही पड़ा हुआ है उसमें से अलग तरह की स्मेल आने लग जाएगी, वो रैंसिड हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। अब खाना खराब हो रहा है तो हमें प्रिवेंट करने के लिए भी तो कुछ पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या हम किस किस चीजों से रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तब हम रेंसिडिटी से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से भी वो काफी दिनों तक वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और वो उनके स्मेल भी बदलते नहीं है ज्यादा दिनों तक नहीं, ये नहीं कि 1 साल 2 महीने 3 महीने ऐसा करके, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते, पर स्मॉल टाइम के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख के भी फूड को हम रख के उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा ही है चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन होता है, जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होता है, और अगर हम इन गैसेस का इस्तेमाल करें तब भी हम उसे ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। एक और हम यूज कर सकते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट होने में। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और आई थिंक 30 मिनट्स तो हो ही गए होंगे, अगर ज्यादा हो गए होंगे तो सॉरी, पर मैंने पूरा ट्राई किया कि 30 मिनट्स में मैं आपका ये चैप्टर खत्म करूं। ये वन शॉट था, मैंने पहली बार वन शॉट बनाया है, तो इसको प्लीज प्लीज यार हेल्प कर देना मेरी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय।